सर, राजनीतिक फ़ायदे के लिए मैं अपना किरदार बदल दूँ, मैं अपनी सोच बदल दूँ, मैं आम जनता के बीच में अपने स्टेचर और रेपुटेशन बदल दूँ, ये नहीं कर पाऊँगा सर। जी। वो घिसी-पिटी राजनीति से नहीं चलने वाला है। टॉप लेवल पे एश्योरेंस देने के बाद भी मुझे मौका नहीं दिया गया और मेरे लिए वो एक बड़ा शौक था। ऐसा एक पहला झटका तो 14 में ही मिल गया था। जी। हम नौकरी छोड़ के आया था। जी। मुझे लगता है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहा मेरे लिए। अच्छा। ये राजनीति का अखाड़ा थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है। पार्टी पुकारती रही और 2014 में फिर मुझे महसूस हुआ कि अब नहीं तो कभी नहीं। नक्सलियों की कमर तोड़ी जी। स्थानीय लोगों के साथ मिलके और मैं उनके हिट लिस्ट में था। लेकिन वो 2014 और 2019 में भी मुझे झटका मिला। जो मैं झारखंडियों के लिए जी। इस राज्य की बेहतरी के लिए दे सकता था, जी। उसका मौका नहीं मिला, इसका अफसोस है। और ट्राइबल लीडरशिप रही यहाँ, जी। मुख्यमंत्री रहे, जी। क्या वो पूरी हो पाई है? अच्छी लीडरशिप की कमी जी। और विशेषकर ट्राइबल लीडरशिप। मेरे पुरानी पार्टी के लोग जी। पत्नी से मिलने आते हैं और मैं नीचे बैठा हूँ, जी। तो वो बेचारे मुंह छुपाते हैं, मुझे भी छुपाना पड़ता है। लेकिन इस बात का हमेशा अफसोस होता है हर एक दिन कि हर एक दिन मैं खोता जा रहा हूँ, जिसके लिए शायद मैंने तैयारी की, जो दिमाग में मैंने एक खाका बनाया। करियर की बुलंदी पर पहुंचकर उसे खुद छोड़ देने का फैसला कोई आसान नहीं होता। यह हौसला एक बड़े जिगर वाले शख्स के पास ही होता है। आज हम जिस शख्सियत से मुखातिब हैं, उनके पास ऐसा ही हौसला है। उन्होंने कोई एक दशक पहले ऐसा ही फैसला लिया था। आप हैं अरुण उरांव। 1992 बैच के पंजाब काडर के आईपीएस रहे। खुद से रिटायरमेंट का फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज डीजीपी होते, जहां पहुंचना हर आईपीएस का सपना होता है। अरुण उरांव की शख्सियत के कई आयाम हैं। आप डॉक्टर हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपने झारखंड के 5-6 जिलों में बच्चों के लिए निःशुल्क रात्रि पाठशालाओं का अनूठा आंदोलन खड़ा कर दिया है। आप कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट टाइम मेंबर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका आईडीटीवी इंद्रधनुष में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, मैं आज इंटरव्यू की शुरुआत निदा फाजली साहब के एक शेर से करना चाहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। ये बात हालांकि ये शेर उन्होंने तंज के अंदाज में कही थी, लेकिन आपके व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अरुण उरांव का जो व्यक्तित्व है, उनके जो आयाम हैं, उसमें से कौन सा पक्ष जो है या कौन सा रूप जो है वो उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? सर, मुझे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद। आईडीटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा कठिन सवाल है मुझे, लेकिन एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, वो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। जी। मेरे पुरखे, मेरे पिताजी, सास ससुर, वो ससुर इंजीनियर थे, आप जानते हैं, पिताजी भी पुलिस सर्विस में थे। जी। और उन दोनों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा जी। और अपनी नौकरी को बीच में छोड़ के जी। समाज के बीच में खो दे। तो और उन दोनों का प्रभाव, ससुर और पिता का, मेरे जीवन में बहुत रहा है समझे। तो जब मैं पढ़ता था या मेडिकल कॉलेज में था, नौकरी करता रहा, फिर पुलिस सर्विस में आया, इस जिम्मेदारी से अपने आप को कभी पीछे नहीं कर पाया। तो ये जो पहलू है, ये जिम्मेदारी है, ये मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही है। ये जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि हाँ, सामाजिक दायित्व जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा खींचते रहे, और इस वजह से सर ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका होगा और आज फिर हम पूछेंगे कि आईपीएस की नौकरी छोड़ने का फैसला कितना कठिन था और ये फैसला आपने किन क्षणों में लिया?
ये सोची समझी हुई रणनीति थी या फिर अचानक से लिया हुआ कोई भावातिरेक में लिया हुआ कोई फैसला था? क्या वजह थी आखिर? नहीं, ये भावातिरेक में लिया गया फैसला नहीं था समझे। जी 2014 में मेरी 10 साल की सर्विस रहती थी और तब मैं आईजी के पद पे था। जी पुलिस सर्विस में आप जानते हैं कि सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग एसपी की होती है और पंजाब और झारखंड में दोनों जगह बड़े चुनौतीपूर्ण ज़िले, जी चाहे वो आतंकवाद से प्रभावित हों या नक्सल से। जी आपने जमशेदपुर के एसपी के तौर पे बहुत उल्लेखनीय काम किया गया, इसको लोग आज भी याद करते हैं। उससे चुनौतीपूर्ण लातेहार रहा। जी तो एसपी के बाद फिर डीआईजी और फिर आईजी, जी आप फील्ड से फिर हट जाते हैं। जी फिर आप वो ऑफिस में बैठ के पॉलिसी मेकिंग और सुपरविज़न वाला काम, जी पब्लिक से कांटेक्ट आपका थोड़ा कम हो जाता है। और झारखंड को बहुत नज़दीक से, हालांकि पढ़ाई मेरी बाहर हुई, जी स्कूलिंग भी, लेकिन तब भी इसी माटी के सपूत इसी हैं माटी, आप। और जी बड़े करीब से झारखंड को देखता रहा। जी झारखंड का अलग होना, यहाँ की राजनीति, जी यहाँ की गवर्नेंस, गरीबी, पिछड़ापन, जी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो कमी, उत्तरोत्तर कमी होना, ये हमेशा कचोटता था कि पंजाब में बैठ के सिर्फ मैं अपने लिए जी रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ। एक बड़ा परिवार, शायद जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ शायद मेरे अनुभव, योग्यता की और बैकग्राउंड, जी सामाजिक जिम्मेवारी जिसकी बात की मैंने, वो हमेशा कचोटता रहा, मतलब माटी पुकारती रही माटी पुकारती रही। और 2014 में फिर मुझे महसूस हुआ कि अब नहीं तो कभी नहीं। क्या ये कसक है कहीं पे कि पार्टी ने, आपने पार्टी के लिए जो काम किया, जो त्याग किया, जो संघर्ष किया, या अपनी जो क्षमता थी उसका उपयोग किया, उसका रिवॉर्ड नहीं मिला? सर, मुझे छत्तीसगढ़ में मौका मिला अपनी सांगठनिक क्षमता को दिखाने का। जी क्योंकि लोग कहते थे कि ये तो पुलिस की नौकरी करके आया है, इसको क्या पब्लिक के बीच में इसका क्या पहचान है, कैसे काम कर पाएगा, ये तो दफ्तर में बैठ के नौकरी करने वाला। तो उस मिथ को तोड़ना ज़रूरी था। और वो जो 2.5 साल का छत्तीसगढ़ का काम था, और विशेषकर बस्तर का इलाका, जी शंभू जी, आप जानते सबसे हैं, चुनौतीपूर्ण इलाका है। जमशेदपुर का आपने जिक्र किया, जी नक्सलियों की कमर तोड़ी जी स्थानीय लोगों के साथ मिलके, और मैं उनके हिट लिस्ट में था। जी पता है। और वैसे समय बस्तर में काम कर पाना, जी आप समझ सकते हैं। लेकिन सर, ईश्वर की कृपा, और खूब मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट दिया, जी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया वहाँ पे। जी और अगर नौकरी छोड़ के आया था तो सर ये मन में थी कहीं जी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में आऊँगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लूँगा, जी और मौका मिले चाहे संसद या विधानसभा में, जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ लोगों के लिए काम कुछ कर पाऊँगा। ये मन में सोच थी। बिल्कुल। और उस वक़्त मुझे एश्योरेंस, टॉप लेवल पे एश्योरेंस देने के बाद भी मुझे मौका नहीं दिया गया, और मेरे लिए वो एक बड़ा शौक था। ऐसे एक पहला झटका तो 14 में ही मिल गया था, जी हम नौकरी छोड़ के आया था। जी लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चलिए 4 साल 5 साल कुछ ज़मीनी काम कर लें जी और अपनी योग्यता साबित कर दें। जी पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो वो पहचान कम से कम पार्टी के सीनियर लीडरशिप को लगे कि हाँ, ये टिकट मिलने पे सीट निकाल सकता है। लेकिन वो 2014 और 2019 में भी मुझे झटका मिला। जी सियासत ने आपको दगा दिया, ये कह सकते हैं? पता नहीं सर, दगा शब्द का इस्तेमाल कितना उचित रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि शायद किस्मत में शायद लिखा नहीं था, शायद मेरा समय आया नहीं था। तो क्या कोई रंज, कोई अफसोस है कि ये फैसला जो है अब 1 दशक के बाद, उस समय तो फैसला जिस सोच के साथ लिया वो एक अलग बात थी, लेकिन 1 दशक के बाद आप जब उसकी समीक्षा करते हैं उस फैसले की, तो क्या लगता है आपको? नहीं, कोई गुस्सा, रंज ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन अफसोस ज़रूर है
कि मैंने ज़िंदगी के बेहतरीन और बड़े प्रोडक्टिव 10 साल जी जो मैं झारखंडियों के लिए, जी इस राज्य की बेहतरी के लिए दे सकता था, जी, उसका मौका नहीं मिला। इसका अफसोस है। इसका अफसोस है सर। बिल्कुल। सर ये आप एक बार फिर अभी 2024 का चुनाव है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले चुनाव के रण क्षेत्र में जो है वो आप दिखेंगे, चाहे जिस भी रूप में दिखें? सर, जब मैं 2014 में नौकरी छोड़ के आया था, जी तो बहुत सारे मेरे समर्थक थे। जी मेरे पिताजी, मेरे सास ससुर, जी उनकी टीम में काम करने वाले जी वर्कर्स थे, जी जिनको एक उम्मीद थी जी कि अगला जनरेशन का एक पौध तैयार है, जी जो पढ़ा लिखा है, जी काबिल है, ईमानदार है, जी वो शायद कुछ नया कर पाए जी इस राज्य में। जी तो वो एक उम्मीद तो जी थी सर, और उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि और मैं समय गंवाऊं वेस्ट नहीं। ना गंवाऊँ जी, और कुछ कर पाऊँ इस राज्य के लिए। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले चुनाव में अरुण उरांव एक चेहरा होंगे किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से। आपकी शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है सर। सर आपके पिता बंदी उरांव महान राजनीतिक रहे, खासतौर पे जनजातीय राजनीति में उनकी जो पकड़ थी या उन्होंने जो सुझाव दिए, तत्कालीन सरकारों ने माना, उनका लोहा माना, उनकी काबिलियत का। आपके ससुर कार्तिक उरांव साहब, उनकी भी एक अलग शख्सियत थी, जिन दोनों का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा है। तो इनके मन में आदिवासियों को लेकर जो चिंताएं थीं, और झारखंड जो आदिवासी प्रधान राज्य है, तो क्या आप जो हालात हैं आज झारखंड में आदिवासियों के, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा, मैं आदिवासियों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत अपेक्षाएं थी लोगों की, तो क्या लगता है कि कोई हालात में बदलाव आया है इन 23 सालों में? समझिए, जो बात आपकी मैं समझ रहा हूँ, सन 2000 में राज्य अलग हुआ। जी झारखंडियों की अपनी अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, और ट्राइबल लीडरशिप रही यहाँ, जी मुख्यमंत्री रहे। जी, क्या वो पूरी हो पाई है? वही तो करेंगे। 23 सालों में 17 साल जो है, लगभग 17 से 18 साल जो है आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे। सर, सच्चाई ये है कि जिन सपनों को लेकर के ये राज्य बना था, मेरी समझ से उस सपनों के बहुत नज़दीक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। बदलाव कुछ हुआ है, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मुझे समझ में आती है, वो लीडरशिप है। जी मैं सभी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ सर, जी अच्छे लीडर्स भी रहे हैं, जी लेकिन 2 और राज्य बने झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। उनके हालात आप देख लें सर। बिल्कुल। क्या वजह है कि झारखंड इतना आगे नहीं बढ़ पाया, जी अपनी जनता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया? अच्छी लीडरशिप की कमी, जी और विशेषकर ट्राइबल लीडरशिप। अभी अगर हम लोग गिन चुन के हम उंगलियों में गिन पाएंगे सर कि जिनका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। बाकी समय ही गुजरा है। ये सोचना पड़ेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जी कि जिस तरह की लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन यहाँ के लोगों की है, उनको आप चुनें, उनको मौका दें। जी वो घिसी पिटी राजनीति से नहीं चलने वाला है सर। लेकिन आज के सियासत का जो दौर है, जो सिलसिला चल रहा है आज के दौर में, उसमें राजनीति में वो व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसके साथ कंट्रोवर्सी चलती हैं, जो इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं जिससे पार्टी को कोई तात्कालिक लाभ हो सके। अनाप शनाप बोलने वालों की पूछ है। तो क्या इस राजनीति में 10 सालों से आप हैं, इस माहौल में कहीं अपने आप को अनफिट पाते हैं? क्योंकि आपका तो कोई ऐसा बयान नहीं आता जिस पे कोई बहुत विवाद खड़ा हो, कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो।
तो कहीं लगता है कि राजनीति के इस कीचड़ में, या जो जिसको दलदल भी कहते हैं कई बार, कि जहां इस तरीके की शर्तें अनिवार्य होती हैं कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे पार्टी को पॉलिटिकल लाभ मिले, भले ही वो व्यापक जनहित में नहीं हो, तो आपको लगता है कि कहीं अनफिट है? सर, राजनीतिक फ़ायदे के लिए मैं अपना किरदार बदल दूं, मैं अपनी सोच बदल दूं, मैं आम जनता के बीच में अपने स्टेचर और रेपुटेशन बदल दूं, ये नहीं कर पाऊंगा सर जी। ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा। सर, अब थोड़ा राजनीति से इतर सवाल। आपने पिछले 3-4 वर्षों में एक बड़ा अनूठा आंदोलन शुरू किया है जिसकी अब चर्चा पूरे देश के स्तर पे होती है। वो है कि आपने 5-6 जिलों में, शायद उसका दायरा और व्यापक भी हो, लगभग 120-30 पाठशालाओं का, रात्रि पाठशालाओं का, जहां बच्चे पढ़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आंदोलन आपने खड़ा किया। तो इसका ख्याल कैसे है और कैसे लगा आपको कि या इसका जो फलाफल है, इसका जो संतोष है, आत्मसंतोष है, वो कहाँ तक है, किस हद तक है? आप सर, मेरे ससुर कार्तिक बाबा कहा करते थे कि इस राज्य के जो सबसे गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बदल सकती है। शिक्षा बदल सकती है, बहुत बड़ी बात। अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर गरीब के दरवाजे तक हम ले आए जी, तो वो फिर अपना राह खुद तलाश लेंगे जी। और इसी उद्देश्य से ये रात्रि पाठशाला मेरे दिमाग में आया। आज के दिन 121वां पाठशाला कल। अच्छा, 121 पाठशाला। 121 पाठशाला जिसमें 350 शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को निःशुल्क, जी। और करीब 5000 से ऊपर गरीब गांव के जी, आदिवासी, दलित, पिछड़े जी, और गांव के रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ते हैं सर। जी, उनको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूं सर। जी। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सर, इस शिक्षा के माध्यम से झारखंड जाना जाता रहा है अपने सामूहिकता के लिए, ग्रामीण प्रवेश। बिल्कुल। हमारे अखड़ा, हमारे धुमकुरिया, जी, जहाँ रोज़ शाम को युवा साथी, जी, बुजुर्ग एक साथ बैठते थे, जी, सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं सर। जी, नाचने गाने के बाद गांव की चर्चा होती थी, समस्याओं की, जी, रोजगार की बात होती थी, खेती की बात होती थी। वो सर बैठना ही बंद हो गया, धुमकुरिया बंद हो गया, अखड़ा बंद हो गया। बिल्कुल। तो वो सामूहिकता, वो जो परंपरा थी सामूहिकता की, उसको दोबारा ये रात्रि पाठशाला जिंदा कर रहा है सर। जी, लोग अब बैठना शुरू कर रहे हैं। जी। जहाँ छोटे से झगड़े के लिए थाना पहुँच जाते थे, जमीन के झगड़े के लिए कोर्ट कचहरी मतलब पहुँच ये जाते पाठशालाएं सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है? नहीं सर, जी, ये बदलाव, गांव का बदलाव, जी, गांव के रहने वालों में बदलाव। जी। किन किन जिलों में है ये पाठशाला? ये सर रांची जिला, जी, गुमला और लोहरदगा में। अच्छा, रांची, गुमला और 3 जिलों में। 3 जिलों में ये चल रहा है सर, जी, ग्रामीण इलाकों में। जी। आगे और विस्तार मिलेगा इसको? बिल्कुल मिलेगा सर। और चूँकि मैंने आपको बताया सर जी, कि कोई शिक्षकों को कोई हम तनख्वाह नहीं देते हैं, जी, तो तनख्वाह अगर हम दें तो फिर दूसरे स्कूल और स्कूल में क्या फ़र्क हो जाएगा? जी, वो बच्चे जो खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जी, बगैर तनख्वाह को शाम का 2 घंटा 2.5 घंटा जी, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जी, सिखाते हैं, जी, और सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे हैं सर, जी। कल्चरल एजुकेशन सर। हर एक बृहस्पतिवार को अच्छा, अखड़े में बच्चे उतरते हैं, जी, मांदर नगाड़ा लेके, जी, सरहुल, करम, धुम और डमकच सिखाते हैं उनको सर। हमारी कहावतें उनको सिखाती हैं, अपनी भाषा से दोबारा उनको हम परिचय करा रहे हैं सर। वाह। तो एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है सर गाँव में। सर, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, और रांची की एक बड़ी हेहल स्पोर्टिंग क्लब जिसका नाम रहा है कि जिसने कई खिलाड़ी पैदा किए हैं क्रिकेट के। तो थोड़ा खेल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो ये कि ये जो खेल का असल मैदान है, ये कितना डिफरेंट है और यहाँ कितना सुकून मिलता है आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? आज आप भी, आपकी तस्वीरें दिख जाती हैं, आज आप भी कभी बल्ला लिए हुए दिख जाते हैं या प्लेयर्स के साथ मैदान में दिखते हैं, तो ये कितना सुकूनदायक है? सर, ये पुलिस की नौकरी जी, और उसके बाद फिर राजनीति में प्रवेश करना, जी, जहाँ इतनी मुश्किलें हैं, इतना टेंशन है,
तो अपने मन की शांति के लिए जी फिजिकल फिटनेस के अलावा जी और एक गुर जो आपको 30 साल 40 साल जी लगातार खेल के आप सीखे हैं, जी उनको छोटे बच्चों तक पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत शांति देता है। अभी भी सर मैं शाम को कोशिश करता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ छोटे बच्चों के साथ, बॉलिंग बैटिंग जो है जानता हूँ सर, वो सिखाता हूँ, उनके बीच में रहना, जी नए टेक्निक्स उन बच्चों से सीखना। हमारा ज़माना टेस्ट मैच का होता था सर, ठीक बात अब है, तो T20 T20 का ज़माना है। तो उनसे भी कुछ सीखने का मिलता है। तो ये एक बड़ी आत्मसंतुष्टि और खुशी देता है। जी। अच्छा, आपकी पत्नी का भी जुड़ाव रहा है पॉलिटिकल पार्टी से। कई एक बार तो ऐसा था कि पत्नी कांग्रेस में, अब संभवतः कांग्रेस उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो घर में राजनीतिक मतभेद या कभी इस तरीके की कोई, या लगा कि राजनीति की वजह से घर में जो है वो परेशानी हो रही है, कि ऐसा कभी महसूस हुआ क्या? नहीं सर, ऐसा अब मैच्योर हो जी। गए सर, शादी के जी 35 साल हो गए, 32 साल हो गए। तो राजनीतिक तौर पे तो कोई विभेद नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों ने रास्ता अपना जी अलग तय कर रखा है। जी हाँ, कुछ मज़ेदार किस्से ज़रूर होते हैं। जी जब मेरे पुरानी पार्टी के लोग जी पत्नी से मिलने आते हैं और मैं नीचे बैठा हूँ, जी तो वो बेचारे मुंह छुपाते हैं, मुझे भी छुपाना पड़ता है। आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि आपने जीवन में जो चाहा अब तक हासिल किया, आप डॉक्टर बने, आप IPS बने, आप सफल स्पोर्ट्स पर्सन रहे, आप कोल इंडिया के डायरेक्टर के तौर पे आपकी एक अलग पहचान बनी। तो राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहा मेरे लिए। अच्छा। ये राजनीति का अखाड़ा थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है। और जो आपने कहा कि आज के मौजूदा राजनीतिक हालात में बदलने की ज़रूरत है आपको, तो सर बूढ़ा तोता क्या बोलना सीखेगा, अब तो क्या बदलूँगा। लेकिन इस बात का हमेशा अफसोस होता है हर एक दिन कि हर एक दिन मैं खोता जा रहा हूँ, जिसके लिए शायद मैंने तैयारी की, जो दिमाग में मैंने एक खाका बनाया, माँ बाप से जो सीखा कि इस राज्य के बेहतरी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, वो उस स्तर पे नहीं कर पा रहा हूँ। इसका अफसोस हमेशा रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मौका मिलेगा और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके वैसे फैसले लेने में, सरकार को चलाने में, सरकारी तंत्र को एक डायरेक्शन देने में मैं योगदान कर पाऊंगा और समाज के सबसे पिछड़े पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको एक संबल दे पाऊंगा। जी, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो नेक ख्वाहिशें हों वो पूरी हों। आप आए, IDTV इंद्रधनुष को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।